इस क्लास में बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में। तो जो हम अब तक बात कर रहे हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, तो आज उसी की बात करते हैं। तो देखो, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे का कंपाउंड को क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है अमीनो ग्रुप हो और एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप हो, उनको क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल हम देखो, कोई एक यहाँ पे कार्बन है, इससे COOH जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे आपके कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो, इसमें एक अमीनो ग्रुप भी है, एक कार्बोनाइल ग्रुप भी है, और क्या ये दोनों अलग अलग कुछ भी, ये आपका हाइड्रोजन है, ये R आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपका ये अमीनो ग्रुप है किसी अमीनो एसिड के अंदर, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो देखो, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बेसिस पे आपके अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, गामा, लेमडा कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये आपका एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है, इसके जस्ट बगल में वो क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड बोला जाता है। ये उसके क्या कुछ और फर्दर नाम है। ठीक है, तो क्या बोला कि किसी भी कंपाउंड के अंदर वो अमीनो एसिड होना चाहिए। ठीक है, अमीनो एसिड कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, उसके बेसिस पे इतने पार्ट्स में आपको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, इसके बगल में भी एक कार्बन होगा तो वो दूसरा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में क्या कहा जाएगा? बीटा कार्बन कहा जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, बीटा और गामा का क्या बोलते हैं? एसिटिक, बीटा और गामा अमीनो एसिड की बात करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ देखो, आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या कहलाता है? अल्फा पोजीशन, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या कहलाता है? बीटा पोजीशन। तो जब आपका अमीनो ग्रुप बीटा पोजीशन पे लगा होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है? बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। जैसे ये कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है? NH2CH2CH2COOH है, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, वैसे ही अगर इसके रिस्पेक्ट में आपका अमीनो ग्रुप अल्फा, बीटा का गामा वाले कार्बन पे लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? गामा अमीनो ब्यूटाइक एसिड। ठीक है, देखो, ये क्या है? गामा गामा कार्बन है, ये क्या था? ये आपका अल्फा बीटा कार्बन था, ये क्या था? अल्फा कार्बन। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा कार्बन है? गामा कार्बन। तो गामा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा? गामा अमीनो ब्यूटाइक एसिड या 4 अमीनो ब्यूटानोइक एसिड। सिंपल। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं आपके अमीनो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। प्रोटीन के केस में देखा था हमने, वो कलरलेस भी थे, एमोर्फो सॉलिड के केस में एमोर्फो सॉलिड की कैटेगरी में आ रहे थे। लेकिन जो जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, नोट करो।